नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा, इसलिए थोड़ा सा देर से आपको मिलेगा। ये हेडलाइन देखिए क्या है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम लोग इसमें डेली डिस्कस करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे पास है सिलेक्शन लेकर के गए हैं, जितने भी एसडीएम से डीवाईएसपी तक जितने भी बड़े हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन था कि इसे रेगुलर फॉलो करते थे। फॉलो कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगा। हेडलाइन देखिए क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है। दिल्ली में प्रोटेस्ट था, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रोटेस्ट क्या है? जब भी कभी भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पर कुछ पोस्ट करें तो आपको बच्चे आ जाएंगे बताने के लिए, कमेंट्स में कुछ महानुभाव आएंगे बताने के लिए कि पॉलिटिकल मत रहिए, आप अपना काम कीजिए। लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर हर नागरिक का अपने जीवन से भी पहले जो सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पॉलिटिकली एम्पावर रहना, जागरूक रहना। कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति है, उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि किस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोकतंत्र में अगर आप पॉलिटिकली रूप से अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, एम्पावर नहीं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिक्स को समझते नहीं हैं, तो ये लोकतंत्र की मृत्यु हो जाती है। लोकतंत्र में सब कुछ पॉलिटिक्स से ही तय होता है। आपका एजुकेशन, आपका अच्छे सड़क पर चलना, आपको स्वच्छ पानी मिलना, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना, हर चीज़ पॉलिटिक्स से ही तय होता है। इसलिए पॉलिटिक्स अछूतों जैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, मुद्दों को समझना चाहिए और अनबाइज्ड होकर के देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। रिसेंट हिस्ट्री में जैसा अलग अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं गया था जंतर मंतर, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में इससे बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है भारत में। 2011 के बाद से ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी मैन, स्टूडेंट्स, घर में काम करने वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, हर समाज के तबके ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसने सभी को छुआ है। एजुकेशन सबके हिस्से में है, इसलिए सभी ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। प्रोटेस्ट हुआ है, सरकार ने उनकी सुनी भी। अब आगे जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन सरकार ने उनको बुला करके उनसे सुनी है। जब इतनी मजबूत सरकार किसी को बुला रही है सुनने के लिए, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ होगा। इसको समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग धीरे धीरे करके देश में पॉलिटिकल रूप से क्या सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए यहाँ पर जेपी नड्डा हैं, ये बीजेपी के इससे पहले अध्यक्ष थे, फिलहाल में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला हुआ इन्होंने। ये मिले, ये सीजेपी के हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स हैं, उनसे मिले हैं। ठीक है, अभी इसमें अपने काम की चीज़ नहीं, इसमें अपने काम की चीज़ ये है कि अगर आपसे निबंध के तौर पर पूछ लिया जाए, डॉक्टर लोहिया का नाम आपने सुना होगा, है ना। बहुत महान समाज सेवी रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है और सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, भारत में समाजवाद के लिए जाने जाते हैं। तो उनका एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें शांत हो जाए, अगर सड़कें शांत हो जाए तो संसद जो है वो आवारा हो जाती है। मतलब जब तक लोकतंत्र में सड़क पर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तब तक संसद जो है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेते हुए नहीं चल पाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में जनता जागरूक रहे। इसी को लेकर के चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है वो पीपीपी को लेकर के है। क्यों है पीपीपी को लेकर के? तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, उसके बाद से हम लोग पीपीपी पर जो आर्टिकल आया हुआ है उसे ज़रा पढ़ेंगे। देखिए कौन सा सवाल, ये सवाल देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो पूछा गया है, कहाँ पर पूछा गया है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है क्या? यूपीएससी का सवाल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी एक सप्ताह पहले बीपीएससी रिसर्च ऑफिसर करके ऐसे ही था, रिसर्च वाला पोस्ट था कोई, उसमें सवाल ये पूछा गया है। पीपीपी के बारे में 3 स्टेटमेंट बना करके सवाल पूछा गया है। ये क्यों नहीं पूछेगा आपसे? ये बीपीएससी के सवाल का स्टैंडर्ड है। पढ़ के हवा भी नहीं लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, क्या पूछ लिया है, कभी सुना भी नहीं। हम तो योजनाओं में पढ़ते हैं कि पीपीपी मॉडल पर बनाया जाता है, लेकिन उसने उस पीपीपी मॉडल क्या होता है उसके बारे में सवाल पूछ लिया है। ठीक है, तो इसमें एक आर्टिकल आया हुआ था जुलाई महीने में ही, तो उसी को हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे कि पीपीपी क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कितने प्रकार का होता है, और ये जो अलग अलग भाषा में, चाइनीज़ भाषा में या पता नहीं किस भाषा में, विजिबिलिटी, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, पीपीपी अप्रेजल कमेटी, ये सब क्या होता है ज़रा समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है पीपीपी 2.0 शुड फोकस ऑन मैचिंग कैपिटल टू रिस्क। ये इसमें आर्टिकल आया हुआ है, पूंजी को जोखिम के अनुरूप ढालने पर ध्यान देना चाहिए सरकार। यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि भाई
जो पीपीपी 2.0 होगा, 2.0 का तात्पर्य क्या है कि इससे पहले 1.0 भी आया होगा, है ना। तो 1.0 की जो कमियां खामियां रह गई, पीपीपी 2.0 सरकार लाने जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब सरकार और कोई निजी चीज़ मिल कर के साथ में काम करे तो उसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह दिया जाता है, ठीक है। पब्लिक का मतलब होता है सरकार, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सरकारी संस्थान किसी कोई होंगे उसमें नाम लगा होता है। प्राइवेट मतलब निजी होता है। 20 साल पहले विकसित भारत के पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ढांचे ने हवाई अड्डे, राजमार्गों, बंदरगाहों को पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट, घरेलू मंदी के बाद इसने दबावग्रस्त संपत्तियों पैदा की, मतलब स्ट्रेस्ड एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो बैंकों के लिए बैड लोन्स बन गए या जिससे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, इसको हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट्स कह देते हैं। ये चीज़ें पैदा होनी शुरू हो गई। शुरुआत में तो बहुत बेहतर काम किया इसने, हवाई अड्डे बनाए, राजमार्ग बनाए, बंदरगाह बनाए, सब चीज़ों में मदद मिला, सरकार को भी मदद मिला। लेकिन बाद में इनकी चूँकि रूपरेखा जो तय की गई थी वो सही ढंग से नहीं चल पाई, जिसके कारण से हमें आउटपुट जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। कैपिटल जो है, निवेश जो है, पूंजी जो है वो फंसने लग गया, क्योंकि उससे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। आप कोई प्राइवेट कंपनी रन कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपया आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, तो आप कम से कम एटलीस्ट 110 रुपया तो रिटर्न चाहेंगे कि 10% तो कम से कम पैसा आए, वहाँ से 10 रुपया तो कमाएं, है ना। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं आती तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स में हम लोग उसे नाम दे देते हैं। पहली पीढ़ी पीपीपी 1.0 से मुख्य सबक यह है कि इसमें साझेदारी, पार्टनरशिप विफल नहीं हुई थी, बल्कि इसका वित्त पोषण का मॉडल विफल रहा था। पार्टनरशिप गलत नहीं थी, सरकारों की जो पार्टनरशिप हुई पीपीपी में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के बीच में, वो पार्टनरशिप गलत नहीं था। गलत क्या था, उनका जो फंडिंग का मॉडल था, जिस मॉडल पर वो फंडिंग कर रहे थे वो गलत रहा, जिसके कारण हमें जो परिणाम चाहिए थे वो नहीं मिल पाया। समझाऊंगा मैं पीपीपी क्या होता है, बस धैर्यपूर्वक देखना होता है इसे। इसके सबसे बड़ी खामी यह थी कि 30 से 50 वर्षों तक आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने वाली दीर्घकालिक संपत्तियों का वित्त पोषण अल्पकालिक पूंजी 7 से 10 वर्षों के पुनर्भुगतान वाले बैंक ऋण से किया गया था, जिसमें आने वाले समय हमें 30 से 50 वर्षों में हमें वो मिलने वाला है, लेकिन हमने उसको अल्पकालिक पूंजी के तौर पर निवेश कर दिया था। इसके कारण से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का डेब्ट सर्विस का सबसे भारी बोझ उस समय पड़ा जब उसका राजस्व सबसे अनिश्चित था, जिससे अंततः एनपीए में वृद्धि हो गई। मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट आपने लगाया जिसमें रिटर्न कब आना है, तो 20 साल के बाद आना है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते होंगे या शेयर मार्केट में लगाते होंगे, तो वो आपको पता होगा कि एक दिन का काम नहीं है, लगा दो और ऐप को इंस्टॉल कर दो, उसके बाद छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, 10 साल बाद इंस्टॉल करके देखेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म के निवेश होते हैं कुछ, ठीक है। आपने 100 रुपया लगाया, आपको पता है कि इस कैपिटल में 10 साल बाद रिटर्न आना है 150 रुपये, लेकिन आपको 7 साल बाद ही उसके ऋण की पूर्ति करनी है, ऋण आपको चुकाना है। तो 7 साल बाद आप 150 रुपया कहाँ से लाएंगे, है ना। ये क्या है, ये है कि प्लानिंग बेहतर तरीके से नहीं हुई फंडिंग की, कि आपको इतने वर्षों बाद रिटर्न मिलेगा तब जाके आप बैंकों को ऋण चुकाएं। इससे क्या हुआ, 7 साल बाद जब बैंकों को वो ऋण नहीं मिला तो वो एनपीए के स्वरूप में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में वो शामिल होते हैं बैंकों के बैलेंस शीट पर। मार्च 2025 तक भारत की बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में 185 लाख करोड़ रुपए के कुल मूल्य वाली 13,000 से अधिक परियोजनाएं शामिल हो चुकी हैं, लेकिन 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के सामने यह केवल एक छोटा सा अंश है। भारत को अपनी हरित परिवर्तन प्राथमिकता, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, बिजली पहुंचाना, ग्रीन हाइड्रोजन का भी वित्त पोषण करना है। इसके लिए हमें भारी मात्रा में पैसा चाहिए। तो 2070 तक नेट जीरो अगर हमें प्राप्त करना है तो $20 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था से 5 गुना ज़्यादा हमें पैसा चाहिए 2070 तक वर्तमान की अर्थव्यवस्था से, तब जाके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। हमने लक्ष्य तो रख लिया है 2070 में कार्बन न्यूट्रलिटी का, लेकिन उस लक्ष्य को हमें पाना है तो हमें कितना पैसा चाहिए, $20 ट्रिलियन। अब सरकार अकेले तो नहीं कर सकती है $20 ट्रिलियन, तो प्राइवेट कंपनियों की भी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए पीपीपी मॉडल 2.0 जो होना चाहिए, इसमें निवेश सुसंगत तरीके से होना चाहिए। इसमें कैपिटल के साथ साथ जोखिम का भी ध्यान रखना चाहिए, रिस्क का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे बैड एसेट्स जो हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, एनपीए जो हैं, वो कम से कम क्रिएट ना हो।
भारत के इस बड़े कॉरपोरेट की बैलेंस शीट इस परिणाम के निवेश को अकेले वित्त पोषित नहीं कर सकती है। भारत को केवल अधिक पूंजी ही नहीं बल्कि एक बुनियादी रूप से अलग वित्त पोषण वास्तुकला, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की सख्त आवश्यकता होगी, तभी जाके हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये इन्होंने सुझाव दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। और साथ में एक और इन्होंने सुझाव दिया था कि अगर आप पीपीपी को शामिल करना चाहते हैं तो हमें 2 चीज़ों को तय करना पड़ेगा। डेडलाइन, अगर आपने इतना निवेश किया है इतने वर्षों बाद आपको रिटर्न मिलेगा, जिससे क्या हो, बीच के वर्षों में जब उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है तब उसको बैड एसेट्स ना बनाया जाए, तब उसको एनपीए ना बनाया जाए। इसलिए ऋण जो दिए जाएं इन कंपनियों को निवेश करने के लिए, वो ऋण भी तार्किक ढंग से हो, आरबीआई के जो मानदंड हैं उसके अनुरूप वो ऋण भी दिए जाएं। तो ये कुछ इन्होंने सुझाव दिया है पीपीपी 2.0 के लिए। अब जरा हम समझते हैं कि पीपीपी होता क्या है, कितने प्रकार के यह होते हैं, उसके बाद से टेक्निकल टर्म जो सवाल पूछे गए एग्जामिनेशन में उसके बारे में भी देखेंगे। पीपीपी का पूरा नाम होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी। सार्वजनिक का मतलब सरकार, आप और हम, हमारे टैक्स के पैसे। सार्वजनिक का मतलब यही होता है, सार्वजनिक का मतलब सभी का, आपका हमारा सब। जैसे हम बहुत लिखा होता है रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, तो ये आपकी संपत्ति इसलिए है क्योंकि आपके टैक्स से पैसों से बना हुआ है। आप नौकरी नहीं भी करते तो भी आप टैक्स देते हैं, आप एक दूध खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं आप। तो मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि पीपीपी में एक पी का मतलब है सार्वजनिक, यानी कि भारत के आम लोग, सरकारी पैसा। निजी भागीदारी प्राइवेट सेक्टर हो गए। जब ये दोनों मिल कर के कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीपीपी मॉडल उसे कह देते हैं। आपने सड़कों पर देखा है क्या, टोल टैक्स वसूलते हुए, तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर के बनाती हैं। प्राइवेट कंपनी की जितनी भागीदारी होती है, फिर सरकार उन्हें अनुमति देती है कि यहाँ पर टोल टैक्स लगाओ और जो आपने खर्चा किया है उस हिसाब से अपना वसूली कर लो इतने वर्षों के लिए। तो ये क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक उदाहरण होता है। यह किसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय और एक निजी कंपनी के बीच एक लॉन्ग टर्म अनुबंध या समझौता होता है। ध्यान दीजिएगा टर्मिनोलॉजी पर, लॉन्ग टर्म अनुबंध या समझौता होता है। प्राइवेट कंपनी फॉर ए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इसके तहत बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, हवाई अड्डे, अस्पताल, रेलवे स्टेशन या बिजली संयंत्रों का निर्माण, वित्त पोषण या संचालन किया जाता है। फंडिंग या फिर उसको संचालन जिसको हम लोग कहते हैं, ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि ये भारत सरकार का एयरपोर्ट है और भारत सरकार ने अपने एयरपोर्ट को इस कंपनी को दे दिया संचालन के लिए, ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन बहुत कठिन काम होता है। जैसे सरकार को क्या हुआ, सरकार को अपने पैसे, अपनी संपत्ति, अपने मुद्रा इत्यादि ऑपरेशन में खर्च नहीं करना पड़ा। बदले में वो प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट वगैरह को जो ऑपरेट करती तो वहाँ से अपने पैसे कमाने के जरिए भी तलाश लेती है। ये क्या है, पीपीपी मॉडल है। या कहीं कहीं पर क्या होता है, फंडिंग ही की जाती है। हम आ रहे हो, हम सड़क बना रहे हैं, आप भी आ जाइए 50 रुपया लेकर, हम भी 50 रुपया लगाते हैं और सड़क का निर्माण करते हैं। बाद में आप अपना प्रॉफिट यहाँ से वसूल लेना। इससे दोनों पक्ष अपने अपने संसाधन, विशेषज्ञ और जोखिमों को साझा करते हैं। आमतौर पर निजी क्षेत्र पूंजी और तकनीकी विशेषज्ञता लाता है, कैपिटल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लाते हैं, कैपिटल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लाते हैं वो। जबकि सरकार कानूनी मंजूरी, ज़मीन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं देती। सरकार बोलती कि हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप यहाँ पर अपने इंजीनियर्स लाइए, अपने रिसोर्स लाइए और सड़क का निर्माण कीजिए। हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आ गया होगा आपको। ये 2 प्रकार का होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, BOT एंड BOOT, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र। ये 2 प्रकार का होता है। ऑन का मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप से लीजिएगा। BOT में क्या होता है, इसमें निजी कंपनी अपने पैसे से प्रोजेक्ट बनाती है, एक निश्चित समय रियायत अवधि तक चलाकर उसे अपनी लागत और मुनाफा वसूलती है, जैसे सड़क पर टोल टैक्स लगा करके, फिर उसे पूरी तरह से सरकार को सौंप देती है। जब तक टोल वसूली का काम चला, उसका टोल वसूल गया, उसके बाद वहाँ से टोल ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो सरकार का हो जाता है, मेंटेन करना सरकार का काम हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसमें निजी कंपनी क्या करती है, पैसे से प्रोजेक्ट को बनाया, एक निश्चित समय रियायत अवधि तक उसे चलाती है, ऑपरेट करती है और फिर अपना लागत और मुनाफा वसूल कर लेती है। वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधा, फिर निकल लिया। ये क्या होता है, BOT। BOT क्या होता है,
यह बीओटी से काफ़ी समान है, लेकिन इसमें निर्धारित अवधि के दौरान निजी कंपनी ही उस संपत्ति की कानूनी रूप से मालिक होती है। समय सीमा समाप्त होने पर स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है। इसी को बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र कहते हैं। बनाओ, स्वामित्व भी आपके पास में है, ऑपरेट भी करो निश्चित अवधि तक, उसके बाद जब आपका अवधि ख़त्म हो गया तो फिर हमें दे दो। ये क्या होता है? BOOT। एक होता है BEO यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट। इस मॉडल में संपत्ति का स्वामित्व हमेशा के लिए निजी कंपनी के पास ही रहता है, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। सरकार केवल उस कंपनी से सेवा या उत्पाद जैसे किसी बिजली संयंत्र से बिजली खरीदने का समझौता कर सकती है। जैसे मान लीजिए अडानी साहब हैं, वो एक बिजली संयंत्र लगाएंगे बिहार में, ठीक है, तो अब ऐसे तो लगाने जाएंगे नहीं जब तक प्रॉफिट ना हो वहाँ पर, तो वो अपना लगाएंगे, उन्हीं का है भी वो संयंत्र। बस सरकार क्या करेगी, बोलेगी उन्हें कि आप यहाँ पर बनाइए, हम आपसे बिजली खरीदेंगे पूरे बिहार के ट्रांसफ़र के लिए, पूरे बिहार में बिजली देने के लिए हम आपसे बिजली खरीदेंगे। इससे क्या हुआ भाई, जो पावर प्लांट है वो अडानी साहब का ही रहा, लेकिन उसके जो खरीदार है वो सरकार हो गई। सरकार को अपने लोगों को बिजली देना है, तो ये BOO कहलाता है। एक और होता है जिसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं हम लोग। यह भारत में राजमार्ग निर्माण के लिए सबसे लोकप्रिय मॉडल है। इसमें सरकार निर्माण लागत का एक बड़ा हिस्सा, आमतौर पर 40% पहले ही दे देती है, बाकी 60% निजी कंपनी लगाती है। सरकार बाद में वार्षिक किस्तों के रूप में चुकाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? HAM कहते हैं। मान लीजिए आपके पास, सरकार के पास पैसा कम है, तो सरकार ने 40 रुपये दिए, उसको बोला 60 रुपये तुम लगाओ, और उसके बाद से सड़क बन गया। फिर इस 60 रुपये के धीरे धीरे करके सरकार जो है उस कंपनी को देती रहती है, जिससे क्या हो जाता है, सड़क भी बन जाता है, और सड़क बनने के साथ में सरकार के ऊपर में तात्कालिक रूप से वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ता। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते होंगे तो डाउन पेमेंट कर दिया 5 लाख का, मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, 5 लाख आपने क्या किया, ऋण पर ले लिया, फाइनेंस करवा लिया। अब उसका मंथली क्या चल रहा है? EMI चल रहा है। तो ये क्या होता है कि आपने चीज़ को ले लिया, उपभोग भी कर रहे हैं, और आपके ऊपर एक बार में ही सारा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे करके आपने सारा चुका दिया। तो इसी प्रकार का मॉडल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं HAM। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो सवाल पूछा गया उसके बारे में समझते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना उन बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत के 20% तक का पूंजीगत अनुदान समर्थन प्रदान करती है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य होते हैं। उनको VGF कहा जाता है। VGF का महत्व, इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई परियोजना जैसे किसी पिछड़ा इलाके में सड़क या अस्पताल देश और जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन निजी कंपनियां वहां पर अपने पैसे क्यों फंसाना चाहेंगी? क्योंकि निजी कंपनी तो एकमात्र चीज़ पर काम करती है, क्या है वो? तो वो है प्रॉफिट। लेकिन सरकार तो केवल प्रॉफिट के आधार पर नहीं काम कर सकती। सरकार एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर चलती है, जिससे ये है कि जहाँ पर प्रॉफिट नहीं भी हो वहाँ पर भी अस्पताल लगाना है, अपनी तरफ से खर्चा करके लगाना होता है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होने के उसको क्या कहा जाता है? VGF कहा जाता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग इसको कहा जाता है। लेकिन इससे निजी कंपनियों को पर्याप्त मुनाफा नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से 20% तक की आर्थिक मदद देकर उस वित्तीय नुकसान का अंतर को भर देती है, ताकि कंपनी वह प्रोजेक्ट पूरा कर सके, कंपनी को नुकसान ना हो। एक होता है PPP मूल्यांकन समिति। PPP मूल्यांकन समिति केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च निकाय है। एपेक्स बॉडी जो होती है वो यही है, जिसको क्या कहा जाता है? PPP अप्रेजल कमेटी इसको कहा जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? यह समिति केंद्र सरकार के स्तर पर आने वाले सभी PPP प्रोजेक्ट को बारीकी से जांच करती है, सुनिश्चित करती है कि परियोजना सही तरीके से डिजाइन हुई है कि नहीं, और वित्त सही तरीके से बंटवारा हुआ है कि नहीं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग एक आर्टिकल था जिसमें सरकार को कहा गया है, ये कब का आर्टिकल है बताऊं आपको? ये आर्टिकल है 2 जुलाई का। हम लोग आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जुलाई में न्यूज़पेपर में गैप रहा, तो सारा कुछ मैं करवाऊंगा। तो 2.0 आएगा, तो इसलिए सवाल भी पूछा गया है, क्योंकि PPP मॉडल पिछले 6 महीने से चर्चा में है। रिसर्च वाले में सवाल पूछा, तो BPSC में भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। मॉडल रियायती समझौते क्षेत्र विशिष्ट होते हैं। ये बोली लगाने वाले दस्तावेज को मानकीकृत करने में मदद करते हैं। चूँकि सड़क, बंदरगाह या हवाई अड्डे निर्माण की शर्तें अलग होती हैं, इसलिए सरकार हर क्षेत्र के लिए एक मानक या मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पहले से तैयार रखती है। इससे हर बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना पड़ता, इससे ठेका देने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ और विवाद रहित हो जाता है। PPP से जुड़े हुए हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने इसमें कवर किया है। शुरुआत का 19 मिनट अगर मैंने दिया है तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। यहाँ से न केवल प्रीलिम में बल्कि मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, UPSC, BPSC, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए। क्या है? तो चीन जो है अपने स्तर पर वैश्विक AI गवर्नेंस को तय करने का प्रयास कर रहा है। वहाँ पर 2018 से ही
वार्षिक स्तर पर एक AI समिट होता है जो चीन में ही केवल होता है। लेकिन इस समिट का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि वहाँ पर अमेरिका, रूस और बाकी दुनिया के जो देश हैं वो भी धीरे धीरे करके वहाँ पर पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। इसमें एक बॉडी की चर्चा है जो वो चाह रहा है कि यह बॉडी पूरे विश्व स्तर पर स्थापित हो, उसके बारे में ज़रा समझेंगे हम लोग। विश्व AI सम्मेलन WAIC की पृष्ठभूमि। WAIC क्या है इसको ज़रा समझेंगे। 2018 से संघाई में, चीन में शहर है, प्रतिवर्ष विश्व AI सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2018 से ही, 2018 में तो भारत में AI बहुत कम लोग जानते थे, कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स जानते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में चीन की प्रगति को प्रदर्शित करना। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, AI में हमने क्या किया है, चीन ने क्या किया है, ये पूरी दुनिया को दिखाना और उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ पर लाना और पूरी दुनिया में अपना ऑरा बढ़ाना, यही उसका मुख्य लक्ष्य है। इस वर्ष का आयोजन वैश्विक ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग लिया। पहली बार वहाँ के राष्ट्रपति ने भी इसमें भाग लिया। उनके निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, कई राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिसके कारण से ये इस बार चर्चा का विषय बना। इंडियन एक्सप्रेस में इसको कल डाला गया, इसलिए हम आज इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में वैश्विक AI शासन के लिए वैकल्पिक विचार प्रक्रिया और रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए मंच के रूप में कार्य किया है कि AI पर केवल डेवलप्ड देश जो हैं, अमेरिका और वेस्टर्न देश, इन्हीं की नहीं चलेगी, बल्कि डेवलपिंग देश जो हैं, चीन, भारत, चीन हालांकि डेवलपिंग देश अब नहीं रहा, कई सारे स्रोतों में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन वो चाह रहा है कि AI शासन जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ही तय ना करे बल्कि चीन तय करे, क्योंकि हम लीडरशिप कर रहे हैं AI में। लेकिन भारत भी AI में कोई खास पीछे नहीं है, हम भी AI में काफ़ी आगे हैं। हाँ, हमारे कुछ मॉडल इस प्रकार से वैश्विक रूप से प्रचलित नहीं है, लेकिन हम काफ़ी बेहतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। WAICO का निर्माण और उद्देश्य, क्या नाम है इसका? चीन वैश्विक AI शासन के लिए विश्व AI सहयोग संगठन, वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, WAICO नामक एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के निर्माण की पेशकश कर रहा है और सभी से कह रहा है कि इस संस्थान को वैश्विक मान्यता दिया जाए। क्या नाम है इसका? वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार से SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, उसी प्रकार से WAICO अंत में लगा हुआ है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसे पिछले साल प्रस्तावित किया गया था। SCO के निर्माण में भी चीन की सबसे बड़ी भूमिका थी। चीन ने शुरुआत में इसको बनाया ही था, सीमा जो विवाद है उसको ख़त्म करने के लिए। बाद में ये वैश्विक संस्थान बन गया। अब इसे चालू कर दिया गया है। पिछले साल प्रस्तावित किया गया था, अब इसको चालू किया गया है। हालांकि बहुत कम देशों ने अभी इस पर सहमति दी है। चीन के साथ साथ पाकिस्तान और रूस सहित 29 देशों ने इसके निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि रूस ने इस पर हस्ताक्षर किया है, जो हमारा पार्टनर है। आने वाले समय में हो सकता है जिस प्रकार से SCO काम करता है उसी प्रकार से WAICO जो है, वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी काम करे और भारत भी इसमें शामिल हो जाए। WAICO का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि AI का विकास, इसके लाभ सभी के लिए सुलभ हों, विशेषकर उन विकासशील देशों के जिनके पास स्वयं का AI सिस्टम बनाने के लिए संसाधन अथवा क्षमता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें यही सब कही जाती है कि भाई हम सबके लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में पूछता क्यों बनना चाहते, तो बिल्कुल समाज सेवा करना चाहते। जैसे लगता है महात्मा गांधी के बाद यही SDM DYSP बनेगा जिसको समाज की आवश्यकता है। उस समाज से भी बिल्कुल बन कर के आए हैं, समाज से भी तनख्वाह लेकर के। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जब बनाया जाता तो कहा जाता हम उन देशों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, क्षमता नहीं है, बिल्कुल फ्री में मदद करना चाहते हैं। लेकिन नेचर में कुछ भी फ्री नहीं है। पश्चिमी देशों द्वारा प्रस्तावित AI शासन ढांचे नैतिकता, सुरक्षा, जिम्मेदारी पर जोर देते हैं, जबकि WAICO को इसके एक अधिक समावेशी विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें क्या कहा गया कि वेस्टर्न देश जो हैं ये AI शासन ढांचे नैतिकता, सुरक्षा, जिम्मेदारी पर जोर देते हैं, जबकि WAICO जो है ये किस प्रकार से अलग है, तो यह इंक्लूसिवनेस पर जोर देता है कि सभी के लिए हो, कोई इसमें रोक टोक ना हो। इसमें एक उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि किस प्रकार से दुनिया के कुछ देश जो हैं AI को कंट्रोल करते हैं। क्लाउड नामक एक कंपनी है जिसका कुछ मॉडल था। उस मॉडल को अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों के अलावा दुनिया में कोई भी इस मॉडल का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, अमेरिका में रहने वाली कोई विदेशी नागरिक भी नहीं करेगा।
क्लाउड कंपनी में काम करने वाला भी कोई विदेशी नागरिक अपने ही कंपनी का मॉडल का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो विदेशी है, अमेरिकी नहीं है। तो अमेरिका के नागरिकों के लिए क्लाउड के सबसे बेस्ट मॉडल को संरक्षित कर दिया गया, वहाँ के सरकार ने कानून बना करके कर दिया। जबकि क्लाउड तो पूरे दुनिया में काम करती है, लेकिन है अमेरिकन कंपनी, अमेरिका की ज़मीन से चलती है, तो अमेरिका के लॉ एंड रेगुलेशंस उस पर लागू होते हैं। तो पैसा पूरे दुनिया से कमा रही है, लेकिन कानून शासन किसका मान रही है? तो अमेरिका का मान रही है। तो ये इसमें एक उदाहरण के तौर पर दिया गया कि ये चीज़ें जो हैं ये इंक्लूसिवनेस को कम करती हैं, लेकिन हालांकि यह विशुद्ध रूप से थेथरई है, इंक्लूसिवनेस को कम नहीं करती है। एआई वो हथियार है, AK-47 है, जो दुनिया में हर किसी के हाथ में दे दिया जाए तो सबके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि ये भी है कि कोई अमेरिकी लोग भी इतने अच्छे थोड़ी न होते हैं कि उनके हाथ में इतना खतरनाक चीज़ होना चाहिए। सम्मेलन के उद्घाटन में दिए अपने मुख्य भाषण में शी जिनपिंग ने एआई के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ज़रूरत से ज़्यादा खींचने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हर चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। कौन कह रहा है? चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जिनके देश का फायरवॉल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा फायरवॉल है, कोई भी कंटेंट वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, ये कह रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई का विकास किसी एक देश का एकल प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से होना चाहिए। किसी एक देश की सुरक्षा को दूसरे देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये सभी के लिए होना चाहिए। यूट्यूब नहीं चलता है चीन में, गूगल भी नहीं चलता है, माइक्रोसॉफ्ट भी वहाँ पर नहीं चलता है, बहुत सारे दुनिया के प्लेटफॉर्म बंद हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को तकनीक से नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। विरोधाभासों से भरी हुई दुनिया है, हर कोई बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। प्रौद्योगिकी का पर एकाधिकार और प्रतिबंध का डर है। उन्होंने इसमें उदाहरण दिया माइथॉस और एंथ्रोपिक का, पेबल 5 जो है इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से अमेरिका ने इसको अपना एक संपत्ति के तौर पर उपयोग किया और दुनिया की पहुंच को रोक दिया गया। प्रारंभिक लाभ और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की बात कर रहा है WAICO। आने वाले समय में इसके विस्तार पर और भी ज़्यादा चर्चा किया जाएगा। हो सकता है कि SCO के जैसे, जिस प्रकार से SCO के सारे मेंबर हैं, उसी प्रकार से WAICO में भी भारत भी शामिल हो जाए। भारत के लिए कंसर्न ये है कि भारत चाह रहा है कि हम जो हैं वैश्विक साउथ के लीडर बने। वैश्विक साउथ और नॉर्थ क्या है भाइयों बहनों? तो दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, विकासशील और विकसित के आधार पर, जिसमें जो विकासशील देश हैं उनको ग्लोबल साउथ रखा जाता है। मानते हैं हम जनरली कि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं वो विकासशील हैं और उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो विकसित हैं। हालांकि इसका अगर मैप देखेंगे तो इस प्रकार चलता है, जिसमें भारत, चीन ये सब ग्लोबल साउथ में आते हैं और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो हैं ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड मुख्य रूप से ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, वेस्टर्न और डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, भारत चाह रहा है कि हम इसका नेतृत्व करें ग्लोबल साउथ का, और चीन चाह रहा है कि हम करें। तो इसमें भारत को भी कुछ इस प्रकार से स्टेप उठाना चाहिए। जिस प्रकार से हमने AI इम्पैक्ट समिट भी अपने यहाँ पर आयोजित किया, उसी प्रकार से और भी काम हमें इस क्षेत्र में करने चाहिए, जिससे हम चीन के प्रभाव को काउंटर कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, बड़ा ही अद्भुत सा टॉपिक है और आप लोगों के लिए वरदान वाला टॉपिक होगा। जो भी तैयारी करते हैं, पटना में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर, गांधी विहार में रहते हैं, वहाँ डेंगू की बड़ी समस्या होती है। डेंगू बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो इंडिया ऑल सेट टू गेट इट्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। ठीक है, तो मुबारक हो भाई सबको, डेंगू से बच के रहें, साफ़ सुथरा में रहें थोड़ा सा। भारत की पहली डेंगू वैक्सीन, क्यू डेंगा इसको हम लोग कहेंगे, लेकिन इसको जैपनीज जो प्रोनाउंस करते हैं क्यूट्स हू इसको कहते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इस वैक्सीन, ये भारत की पहला डेंगू वैक्सीन बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रीलिम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जापानी कंपनी ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा या क्यूट्सहू को हरी झंडी दे दी है, जिससे यह भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। तो पहली है भाई, कुछ भी तो ज़रूर याद रखा जाता है, दूसरे को कौन याद रखता है। यह डेंगू वैक्सीन वायरस के सभी 4 स्ट्रेन DENB 1, 2, 3 और 4 डेंगू वायरस के 4 ये स्ट्रेन होते हैं, 4 उसके परिवार के सदस्य हैं। इन चारों को ख़त्म करने में यह सक्षम है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सक्षम है। कंपनी के अनुसार से इस वैक्सीन को लगाने से पहले किसी पूर्व डेंगू परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इसे व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ हो या नहीं, दोनों स्थितियों में दिया जा सकता है। अगर आपको पहले डेंगू हुआ है या डेंगू नहीं हुआ है, दोनों परिस्थितियों में आपको ये दिया जा सकता है। बरसात के सीज़न के बाद आमतौर पर यह बीमारी भारत में फैलती है।
खुराक और निर्माण साझेदारी या वैक्सीन त्वचा के नीचे दी जाती है। इसकी 0.5 मिली की 2 खुराकें 3 महीने के अंतराल पर लगाई जाती हैं। ताकेदा ने प्रतिवर्ष 5 करोड़ 50 मिलियन खुराक तक का उत्पादन करने के लिए हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई के साथ विनिर्माण की साझेदारी की है। दवाई कोई भी बनाएगा दुनिया में, प्रोडक्शन के लिए भारत ही आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो भारत में ही सारे मौजूद हैं, खासतौर से हैदराबाद में। सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्व और वैश्विक स्थिति। भारत पिछले 2 दशक में डेंगू के दर्ज मामलों में 11 गुना की वृद्धि हुई है ना, 11 गुना की। जब वोट देंगे हम जिस मुद्दे पर, उस वही मुद्दा तो हमें मिलेगा। डेंगू के मुद्दे पर क्यों नहीं वोट देते हैं भाई? साफ़ सफाई के मुद्दे पर क्यों नहीं वोट दिया जाता है? आज़ादी का 80 वर्षों बाद क्या एक साफ़ सुथरा शहर और कॉलोनी डिज़र्व नहीं करते हम? बिल्कुल करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो डेंगू के पहले जो कारण होता है वो तो यही होता है, पानी का जमाव। घर में भी पानी का जमाव हो, उससे भी हो सकता है। तो 2026 के भारत में अगर 11 गुना वृद्धि हो रही डेंगू केसेस में, तो ज़रूर इसके लिए सरकार और सोशल दोनों प्रकार जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है जिसके अंदर इतनी जागरूकता नहीं है ना। भारत दुनिया के कुल डेंगू मामलों में लगभग 1/3 हिस्से के लिए जिम्मेदार है। 1/3 हर तीसरा आदमी भारत में है डेंगू वाला। डेंगू की मच्छर जनित वायरल बीमारी है जो दुनिया के 125 अधिक देशों में फैले हुई। 2022 में इसके लॉन्च के बाद से क्यूडेंगा को दुनिया भर के 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। 3.2 करोड़ 32 मिलियन से अधिक खुराक जो है बांटा भी जा चुका है। तब भारत में भी इसको शुरू किया जाएगा और आने वाले समय में जल्द ही आपको ये जगह जगह पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये डेंगू का वैक्सीन को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मनरेगा और इत्यादि चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसलिए इसको आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। डेली पढ़िए, इसे डेली देखिए और लिखने का अभ्यास भी कीजिए। जैसे अभी तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, प्रीलिम के कारण रोका हुआ है। प्रीलिम के बाद हम लोग करंट अफेयर के लिए भी आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। क्या लिखना होता है, सवाल खुद से बनाइए। पीपीपी क्या है, भारत के लिए पीपीपी के महत्व को स्पष्ट करें। छोटा सा सवाल हो गया, पीपीपी क्या है एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में। 4 पेज का लिख लीजिए, इसको लॉन्ग फॉर्मेट का कर दीजिए। तो पीपीपी जितना बताया सब लिखना पड़ेगा आपको। महत्व क्या है तो खुद से सोचिए क्या महत्व है हमारे लिए, क्योंकि महत्व तो हर किताब में नहीं लिखा रहता। अगर किताब में वो भी लिख के दे देगा तो आप क्या सोचेंगे, चैट जीपीटी कर लेंगे, लेकिन उससे मदद नहीं मिलेगा आपको। लिखने का प्रयास कीजिएगा इस सवाल को कि पीपीपी क्या है, भारत के लिए इसके महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।